जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आपके लिए आज जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं वह क्लास 6, 7 और 8 के प्रश्नों के हिसाब से प्रैक्टिस सेट दिए हैं। वह साइंस के प्रश्न हैं। जीवों में श्वसन, जो जीव होते हैं वह श्वसन कैसे करते हैं, इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्न को करेंगे। ये जितने भी बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी शिक्षकगण जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 5 तक जितने भी शिक्षकगण तैयारी करें उनके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, इसे शेयर लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, इसे बढ़ने में जरूर मदद करिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारी पीडीएफ आप लोग को मिल जाती है। आइए हम लोग प्रश्नों को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पहला कहने का मतलब है कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किसमें विखंडित हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसके बाद जल, और यहाँ पे ए और बी दोनों, और सी डी का है ऊर्जा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो रहा है ए और बी दोनों जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है कि जो कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिका होती है जिसमें ऑक्सीजन का जब उपयोग होता है तो वहाँ पे भोजन जो है विखंडित हो जाता है। जब भोजन विखंडित होता है भैया तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों क्या होते हैं, बनते हैं। यहाँ पे CO2 बन जाता है और यहाँ पे क्या होता है, जल बन जाते हैं। तो इस तरह आपको याद रखना होगा, ठीक है, दोनों सही होंगे। यहाँ पे आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2। जो यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिकाएं जो है किसे कहते हैं, मतलब कोशिका किसे कहा जाता है। सही सही बात यहाँ पे बात करें तो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, कि जीवों की जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है, कि जीव की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही होगा। जीव की जो सबसे छोटी संरचनात्मक छोटी क्रियात्मक इकाई होती है जिसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सजीवों की शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है ये कोशिकाएं मानी जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे जो कुछ फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है एक प्रकार की कोशिका है लिए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपरी जो आवरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह का, इसको कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे आकार का यहाँ बुंदा है, इसको हरित लवक जानते हैं। हरित लवक जो है हमारे शरीर में रहना बहुत आवश्यक होता है। यहीं पर अंत प्रद्रवी जालिका होता है। ये देखिए यहाँ पे जो ये वाला है इसे गोल्जिकाएं कहा जाता है। ये जो है कोशिका झिल्ली है, ये वाला पार्ट जो ऐसा दिखाई दे रहा है इसको कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये देख सकते हैं इसको रिक्तिका कहा जाता है। ये खाली स्थान जो है रिक्तिका हो गया। ये यहाँ पे जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये वाला जो पार्ट है ये से ऐसा ऐसा आकार का किया गया है, इसको राइबोसोम कहा जाता है, राइबोसोम। और ये छोटा छोटा आकार का इस तरह का किया गया है, इसको साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। और बीच में जो भैया ये होते हैं ना, इसको केंद्रक कहा जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु कोई भी जीव प्राणी होता है उसके अंदर केंद्रक का भी रहना जरूरी होता है। जैसे हम लोग का पृथ्वी है तो पृथ्वी का भी कहीं ना कहीं तो सेंटर तो जरूर होगा। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी एक सेंटर है जिसको आप नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक जो है हमारे शरीर का ही सेंटर है, केंद्र बिंदु जो है नाभिक को ही माना जाता है। तो यहाँ पे रिक्तिका हो गया, ये वाला आप देख सकते हैं ये। ओके, तो क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न पे आते हैं, तीसरा प्रश्न पे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो यहाँ पे कौन सा श्वसन कहलाता है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होना चाहिए, तो वहाँ पे वायवीय श्वसन होना चाहिए। ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, वायवीय श्वसन। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो वहाँ पे वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं। पौधे की पत्तियों की बात कर दिया है कि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं। तो रंध्र होते हैं जिसको स्टोमाटा बोला जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है
ये बिल्कुल सही हो रहा है। वातारंध्र भी होता है तो ये नहीं होगा, लेकिन रंध्र जो होगा स्टोमाटा ये बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे सी और डी करें, ये क्लोम और फेफड़ा क्या होता है? क्लोम जिसको हम गिल्स के नाम से बोलते हैं, जिसको हम गिल्स के नाम से बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है? तो ये मछलियाँ में होता है। मछली जो है इसी के माध्यम से सांस लेती है। और फेफड़ा जो है ये मनुष्य के अंदर जो सजीव प्राणी होते हैं मनुष्य, ये इसी के माध्यम से सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। तो आपको पता चल गया, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग का अगला आता है 5 नंबर प्रश्न। 5 जो यहाँ पे साथियों प्रश्न है कि श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन के अंदर खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और ए और बी यहाँ पे दोनों सही। तो यहाँ पे अगर बात करें तो राइट आंसर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं अपने नाक के द्वारा तो हवा में जो है बहुत प्रकार के मिश्रण है। मतलब बात करें तो हवा जो है एक प्रकार का मिश्रण है। क्यों मिश्रण है भैया? तो हवा में बहुत प्रकार की जो है गैसें मौजूद है, मिली हुई है। तो हम हमेशा सांस लेते हैं तो यह हमारे नाक से जितनी भी हवा में गैसें मौजूद है वह हमारे नाक के अंदर जाती है, और जाने के उपरांत अगर फेफड़े के पास जाती है तो फेफड़ा को भैया चाहिए कौन चीज? ऑक्सीजन चाहिए, न कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वह ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को करता है भैया तोहार हमार जरूरत नहीं है, आप कहाँ पे, आप बाहर निकल जाइए। तो वह क्या करता है? उसी जो रास्ते से आता है, श्वास नली से आता है, वह उसी रास्ता से नाक के माध्यम से निकल जाता है। ओके। और जितने भी धूल कण होते हैं, तो जो नाक के बाल होते हैं जिसको श्लेष्मा के नाम से जाना जाता है, वह सारे धूल कण को वहीं पे रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, जिससे है ये केवल ऑक्सीजन ही अंदर जा पाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए 6 प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर प्रश्न। 6 प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह कौन सी दर कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है कौन सी दर कहलाती है? तो श्वसन दर ही कहलाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि हम लोग श्वसन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो श्वसन दर ही सही होगा, न कि जन्म दर और मृत्यु दर, न कि पाचन दर। क्लियर है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या देखिए 7 नंबर। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कह रहा है कि उच्च श्वसन क्या कहलाता है? उच्च श्वसन क्या कहलाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से अंदर आना होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकलना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि उच्च श्वसन के मतलब होता है, एक उच्च श्वसन होता है, एक अंत श्वसन होता है, एक अंत श्वसन होता है। तो उच्च श्वसन के मतलब हो गया कि शरीर से जितनी भी जो गैसें हैं जिसको नहीं चाहिए शरीर के अंदर उसको बाहर निकालना, वह जो होता है उच्च श्वसन होता है। अंत श्वसन में कि जो हमारे शरीर की गैस चाहिए, जैसे ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो ये अंदर जाता है, तो इसी को अंत श्वसन कहा जाता है। वह और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना वायु के माध्यम से, इसको क्या कहता है? उच्च श्वसन कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 8 प्रश्न। 8 प्रश्न है कि जो जीव हवा की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? मतलब हवा की अनुपस्थिति, हवा नहीं रहेगा ना दोस्तों, तभी वो जो जीव होगा जिंदा रह सकता है। तो आपको यहाँ सुनकर अचंभा लगा, अरे भैया ये कौन सा जीव रह सकता है? तो यहाँ पे उस जीव को क्या नाम दिया गया है? तो उस जीव का नाम दिया गया अवायवीय जीव। क्या नाम दिया गया है? अवायवीय जीव। अब आपको मालूम होगा कि भैया अब कौन सा जीव है जो बिना हवा की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है? तो भैया बात करें तो यह एक प्रकार का जीव है ईस्ट। ईस्ट जो है ये बिना हवा की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है, क्योंकि ये जो है वायवीय श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा क्या करता है? प्रदान करता है, मतलब ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसको वायवीय जीव के नाम से जाना जाता है। बहुत प्रकार के जीव होते हैं, तो अभी मेरे ख्याल से ईस्ट ही मेरे नज़र में आ रहा है, तो इसलिए आप लोग को हम ईस्ट बता दिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है 9 प्रश्न कि अत्यधिक व्यायाम की ऐंठन से आराम पाने के लिए गर्म तेल की मालिश या गर्म पानी से छान करने से दर्द कम होता है, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। क्यों ऐसा भैया हो रहा है? तो रक्त का संचरण बढ़ जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है,
और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे एक सलाह दिया जाता है कि आप गर्म तेल से मालिश कीजिए, गर्म पानी से छानकर उस दर्द को ठीक किया जा सकता है। तो रक्त का संचरण बढ़ जाता है, लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीजन की आपूर्ति। अब ये सब बढ़ने का क्या जरूरत है भैया, क्यों बढ़ जाता है? तो देखिए इसका मेन रीजन है कि आप कभी भी जो है दौड़ने नहीं जाते। एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, तो कह दिया जाए कि भैया आप लोग चलिए मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा सा दौड़ लेते हैं। तो आप कहें कि चलिए ठीक है हम लोग दौड़ लेते हैं। तो कहा गया चलिए 1 किलोमीटर हम लोग दौड़ लेते हैं। तो कहा गया ठीक है चलिए दौड़ते हैं। तो 1 किलोमीटर हम लोग दौड़ लिए, 1 किलोमीटर दौड़ लिए। दौड़ने के बाद आप देखिएगा कि जो भी व्यक्ति डेली नहीं दौड़ता है, तो उसके शरीर में जो है रक्त संचरण जो होगा बढ़ना चालू हो जाएगा। उसके बॉडी में जो मांसपेशियां है उसमें दर्द करने लगेगा, हड्डियां दर्द करने लगेगी, शरीर में थकावन उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनना चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने लगेगी। तो इसलिए सलाह दिया जाता है कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो आपको गर्म तेल से मालिश जरूर करना चाहिए। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 10। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि अंतःश्वसन क्या कहलाता है। अभी जस्ट आपको बताएं कि अंतःश्वसन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए ही सही हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर आना, ये जो होता है अंतःश्वसन कहलाता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 11। 11 जो प्रश्न है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है। तो आपको हम ये प्रश्न का जवाब जो है पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है दोनों सही हो रहा है, ए और बी दोनों। अवायवीय श्वसन और लैक्टिक अम्ल जब बन जाता है तो अधिक व्यायाम करने से हमारी जो पेशियाएं होती है, हमारी जो मांसपेशियां होती है उसमें जो है दर्द करने लगता है, ऐंठन उत्पन्न होने लगता है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। 12 प्रश्नों को देखिए। 12 जो प्रश्न है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। अच्छा प्रश्न है ये, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। नासा गुहा में, वक्ष गुहा। तो राइट आंसर यहाँ पे वक्ष गुहा बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वक्ष गुहा क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए साथियों इस फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये जो है मेरे द्वारा जो मतलब ये फिगर ली है, ये एक श्वसन प्रणाली के अंतर्गत है। श्वसन प्रणाली है, इसमें कैसे समझना है देखिए। यहाँ पे देखिए यह नाक है, जिसको हम नाक गुहा या नथुना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मुंह है, जिसके द्वारा से हम भोजन करते हैं। यहाँ पे ग्रसनली है, यहीं पर कंठ होता है, जो हम लोग का कंठ यहाँ पे, जिसको हम कंठ कहते हैं, ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ग्रसनली होती है। भोजन करते हैं तो यहीं पे द्वार होता है एक, यहाँ पे 2 गो द्वार होता है। एक तरह का एक सांस लेने वाला जो है नली होता है, और यहीं से एक नली जो होता है खाने वाला, जिसमें भोजन जाता है, एक सांस नली जाता है। ओके, सांस लेते हैं तो वह डायरेक्ट फेफड़ा में चला जाता है, और जो भोजन करते हैं वह डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, पेट में चला जाता है। तो यहीं पे एक देख सकते हैं ये 2 फेफड़ा है, एक दाया फेफड़ा हो गया, एक बाया फेफड़ा होता है। ये जो है इसको श्वास नली के नाम से जाना जाता है, ये वाला श्वास नली। ये जो आप हरा हरा कलर का देख सकते हैं, ये श्वास नली का कैरुला के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर नीचे जो होता है ये डायफ्राम होता है। हम लोग का जो हृदय धड़कता है ना, हार्ट, धक 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 करने लगता है, तो ये डायफ्राम कभी ऊपर करता है तो कभी नीचे करता है, तो कभी ऊपर करता है तो कभी नीचे करता है। ठीक है, और जब हम लोग दौड़ जाते हैं ना तो डायफ्राम ऊपर हो जाता है, और जब ऊपर होता है धक 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 हार्ट जो है करने चालू हो जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद 13 प्रश्न जो कह रहा है कि हम किसके द्वारा वायु अंदर लेते हैं। हम किसके द्वारा वायु अंदर लेते हैं। तो नथुना के द्वारा जो है वायु अंदर लिया जाता है, नाक जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हम जो है नाक से सांस लेते हैं। और हमारे अंदर जो मतलब बताएं अभी आपको कि जो वायु है एक प्रकार का मिश्रण है, हवा गैसों का मिश्रण है। इसके अंदर बहुत सारी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत गैसें मौजूद है। तो हमारे शरीर के अंदर जाती है, और बाहर जितने धूल कण होते हैं वह हमारे नाकों के माध्यम से अंदर तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन अंदर इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि नाक का जो हम लोग का बाल होता है, जिसको श्लेष्मा कहा जाता है, ये उस जितने प्रकार के धूल कण होते हैं उसको वहीं पर रोक देता है। और जो अति आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस से चला जाता है, तो वह शरीर के अंदर जाता है। फेफड़ा कहता है कि भैया हमको ऑक्सीजन गैसें ही चाहिए, न कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वह ऑक्सीजन गैस को रख लेता है, और फेफड़ा को कहता है भैया तू बाहर जा, तो उसको क्या करता है, बाहर भेज देता है। क्लियर है?
14 जो प्रश्न है कि अंतःश्वसन के समय डायफ्राम जो है किस ओर गति करता है। अंतःश्वसन के बाद हम आप लोग को बताएं नीचे की ओर गति करता है। कहाँ पे गति करता है, तो नीचे की ओर गति करता है अंतःश्वसन में। उच्च श्वसन में अंदर और ऊपर की ओर गति करेगा, बाहर की ओर गति करता है। क्लियर है, उच्च श्वसन में याद करना होगा। 15 प्रश्न है कि अंतःश्वसन में पसलिया जो है किस ओर गति करती है। अब देखिए पसलिया की बात क्या आ गया, तो पसलिया ऊपर की ओर और बाहर की ओर दोनों गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ध्यान रखना होगा, डायफ्राम की बात कभी भी कर देगा, कोई भी व्यक्ति पूछ देता है तो डायफ्राम बताना होगा आपको, या नीचे की ओर गति करता है भैया, और जो पसलिया होती है ये ऊपर और बाहर दोनों की ओर गति करती है। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 15 प्रश्नों को देखते हैं, नहीं 16 प्रश्नों को देखिए। 16 प्रश्न है कि नासा गुहा में वायु जो है श्वास नली से होकर किस में प्रवेश करती है। तो नासा गुहा ना है, तो यहाँ पे फेफड़ा बिल्कुल सही हो रहा है। फेफड़ा में जो है प्रवेश करती है, क्योंकि फेफड़ा से हम लोग सांस लेते हैं। बहुत प्रकार के जीव होते हैं, जो गाय भैंस बकरी और जो पशु पंछी मेढक हो गया, ये सारे जीव जो होते हैं फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। इसमें मेढक भी आता है, मेढक भी फेफड़ा से सांस लेता है। ओके, मेढक में तो 3 श्वसन अंग होते हैं, आगे आप लोग को हम बताएंगे। आने दीजिए प्रश्न को। 17 प्रश्न है कि अधिक व्यायाम करने से जो श्वसन दर है, यहाँ पे श्वसन दर है कितनी दर तक बढ़ सकती है। जो अधिक व्यायाम हम लोग करते हैं तो श्वसन दर कितनी बढ़ सकती है, तो राइट आंसर यहाँ पे 25 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 25 बार बढ़ सकती है। अगर हम बात करें हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कि अगर कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग व्यायाम करते हैं तो इसमें मसल्स का खिंचाव उत्पन्न होता है और असहनीय जो दर्द की समस्या होती है ये हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यायाम नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, हम ये सलाह नहीं दे रहे कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आपको डेली करना चाहिए। नहीं कि एक दिन हम गए पूरा एकदम व्यायाम कर लिए पूरा, तो पता चलेगा कि पूरा जो बॉडी में दर्द करने चालू कर देगा। तो थोड़ा थोड़ा ही करिए, लेकिन डेली कीजिए। ओके, 18 प्रश्न है कि खाली स्थान दिया गया एक कोशिकीय जीव है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो जरूर आप लोग को हम अभी बताएं, ईस्ट जो होता है जिसमें अवायवीय श्वसन करता है, श्वसन होता है, और ये भैया बिना हवा की अनुपस्थिति में ही श्वसन करता है ईस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट जो है सही हो रहा है। ओके, 19 जो प्रश्न है कि सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर जो है कितनी होती है। तो सामान्य स्थिति की बात करें तो 15 से 18 प्रति मिनट होती है श्वसन दर, और सामान्य श्वसन दर की बात करें कहीं कहीं आपको बुक में 12 से 20 प्रति मिनट जो है देखने को भी मिलेगा। 15 से 18 तो इसमें दिया है तो सही कर दे रहे हैं, लेकिन 12 से भी 20 दिया रहता तो यहाँ पर भी हम इसको सही कर सकते थे। ओके, अगला प्रश्न है कि 20 नंबर की सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जितने सारे जीव होते हैं वह भोजन जो है ऊर्जा से ही प्राप्त करते हैं। इसमें क्या आवश्यकता इसकी होती है, तो मेन श्वसन है भैया। सांस लेंगे तभी हम लोग भोजन करेंगे, जब भोजन शरीर के अंदर जाएगा तभी ऊर्जा प्राप्त होगा, और जब ऊर्जा बनेगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं। अगर ऊर्जा ही हमारे शरीर के अंदर नहीं बनेगी तो कहाँ से हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए सांस लेना बहुत जरूरी है, और सांस लेने के बाद हम लोग भोजन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सांस लेना है, सांस लेते हैं तभी तो भैया हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो हम लोग तक पता चलता कि कई ऊपर स्वर्ग सिधार गए। इसका देखिए अगला प्रश्न आते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 प्रश्न है कि अंतःश्वसन द्वारा वायु जो है नथुनों से सबसे पहले किस में जाती है। नथुनों से, तो राइट आंसर यहाँ पे जो है नासा गुहा से जाती है, क्योंकि वायु अंतःश्वसन की बात किया है तो अंतःश्वसन में नासा गुहा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अंतःश्वसन के जो दौरान होता है हवा का कुछ मार्ग होता है, वायु का कुछ मार्ग होता है। कौन कौन सा मार्ग होता है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले नथुना जो होता है इसमें नथुने में पहले जाती है, इसके बाद जो होता है ग्रसनली में, ग्रसनी में जाएगी, फिर अगला जो होता है स्वर यंत्र में प्रवेश करता है। यहाँ पे प्रवेश करता है स्वर यंत्र में, इसके बाद श्वास नली में जाएगा, और जो श्वास नली के बाद जाने के बाद कहाँ पे पहुँचेगा, एलोवोलिया। एलोवोलिया वहीं पे फेफड़ा जो होता है वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये वायु मार्ग का जो है एक क्रम होता है। ओके, 22 प्रश्न है कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल आपको बताएं पहले ही बार, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है और जल का H2O होता है। ओके, 23 प्रश्न देखिए। 23 प्रश्न है कि कौन सी पेशिया परत जो होते हैं
वह दक्ष गुहा को प्रदान होती है। दक्ष गुहा एगो वक्ष गुहा होता है, वक्ष गुहा से भी रिलेटेड प्रश्न आने वाला है। तो दक्ष गुहा को जो है कौन सी पेशिया जो है ये आधार उसका प्रदान करती है, मतलब एक आधार मानी जाती है। तो राइट आंसर डायफ्राम ही होता है भैया, क्योंकि हमारे जो शरीर के नीचेला जो सबसे होता है ऐसा, ये डायफ्राम ही होता है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, ये धड़कता रहता है। ओके, तो डायफ्राम ही आपको याद करना होगा। दक्ष गुहा। अब यहाँ पे वक्ष गुहा देखिए, अंतःश्वसन, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? तो भैया तो क्लियर बात है कि जब हम सांस लेंगे तो वक्ष गुहा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, वक्ष गुहा क्या होता है तो बढ़ जाता है। क्लियर है। 25 प्रश्न है कि कौन कौन से जंतुओं की जो वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़ा होते हैं? तो यहाँ पे तो सही होना चाहिए सभी, क्योंकि फेफड़ा की बात करिए तो हाथी में भी फेफड़ा होता है, शेर में भी, तभी तो सांस लेता है। जिंदा है, गाय में भी, बकरी में भी, सर्प में भी, पंछियों में भी होते हैं। ये सारे मतलब जितने सारे यहाँ पे जीव जंतु है इसमें फेफड़े होते हैं, सांस लेते हैं। 26 प्रश्न है कि उच्च श्वसित जो वायु होती है ऑक्सीजन कितनी होती है? तो 16.4% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? उच्च श्वसित वायु जो उच्च श्वसित, तो 16.4 होना चाहिए। इसके बाद जो 27 प्रश्न है कि उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 4.4% होती है। कितना उच्च श्वसित की बात करा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा साथियों? तो 4.4%। 28 प्रश्न है कि उच्च श्वसन के समय डायफ्राम जो है किस ओर गति करता है? उच्च श्वसन के समय बात किया है तो भैया ऊपर की ओर गति करता है। उच्च श्वसन के समय डायफ्राम कहाँ गति करता है? तो ऊपर की ओर गति करता है। 29 प्रश्न जो कह रहा है कि अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 21% होती है। अंतःश्वसित जब हम अंदर की ओर सांस लेते हैं तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा? 21%। 30 प्रश्न है कि केचुओं में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? केचुओं में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फेफड़ा, कोलोम, त्वचा, श्वास नलिका। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। केचुओं में गैसों का आदान प्रदान जो है त्वचा के माध्यम से होता है, क्योंकि केचुआ में कोई भी विशेष प्रकार का अंग जो है मौजूद नहीं होता है। यह अपनी नम त्वचा के द्वारा ही और कोशिकाओं के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना होगा सी। और केचुआ को भैया किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये खाद बनाने का सबसे काम करता है। अच्छा, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे अक्सर जो है किसान के मित्र जो है केचुआ को कहा जाता है। ओके, 31 प्रश्न कह रहा है कि उच्च श्वसन के दौरान वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? तो यहाँ पे वक्ष गुहा का जो आयतन होता है कम हो जाता है उच्च श्वसन के दौरान। याद करना होगा, उच्च श्वसन के दौरान वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। 32 प्रश्न कह रहा है कि मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? तो मछलियाँ जो है क्लोम्स गिल्स के द्वारा सांस लेती है। बताएं आपको, मछलियाँ जो है गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। और यहाँ पे तो मछलियाँ पानी में सांस लेने का जो काम है गिल्स के जरिए करती है। सांस लेने की प्रक्रिया की जब मतलब सांस लेती है तो यह पहले उनके पानी को मुंह में लेते हुए शुरू करती है। पानी को पहले मुंह में ले लेगी, तब उसके बाद क्लोम या गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। त्वचा से जो है मेढक लेता है और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है, त्वचा से भी और फेफड़ा से भी सांस लेता है। ओके, 33 प्रश्न है कि कॉकरोच के शरीर के जो पार्श्व भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, उसमें छोटे छोटे आप छिद्र देखे होंगे, वह छिद्र क्या कहलाते हैं? तो वह छिद्र जो है श्वास रंध्र कहते हैं। अब यहाँ पे आपको अचंभा लगेगा, श्वास रंध्र मतलब वह जो कॉकरोच है जिसके पार्श्व भाग में छोटे छोटे आकार के जो बूंदे होते हैं, वह उसी के माध्यम से भैया सांस लेता है, जिसको हम श्वास रंध्र के नाम से जानते हैं। ओके, 34 प्रश्न बात कर रहा है कि मेढक श्वसन किसके द्वारा करता है? तो मेढक जो श्वसन करता है त्वचा और फुसफुस के द्वारा मेढक जो है श्वसन करता है, क्योंकि मेढक के जो श्वसन में 3 सतहें होते हैं। पहला कौन सा होता है? इसके अंदर एक त्वचा होता है, दूसरा होता है एक फेफड़ा होता है, और तीसरा जो होता है खुद उसकी मुंह की परत होता है। मुंह की जो परत होता है उसके द्वारा भी वह क्या करता है? सांस लेता है। त्वचा, फेफड़ा और मुंह की परत। अब यहाँ पे कुछ आपको कंफ्यूजन लगा कि भैया त्वचा से कब सांस लेगा? जो त्वचा से कब सांस लेता है? तो जब वह मिट्टी के अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो वो समय वह त्वचा से सांस लेता है, और जो ऊपर रहता है तो वह फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, 35 देखिए, 35 प्रश्न है कि अंतःश्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है?
अंतःस्वस्थित आंव में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत होती है? तो 0.04% होती है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना होगा। तो आज की क्लास में हम लोग 35 प्रश्नों को किए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल से ज़रूर बनिएगा साथियों। तो जितने साथी इस वीडियो को देखेंगे आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सअप, फेसबुक सभी जगह शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सभी साथियों को।